गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लास 10 बिहार बोर्ड की गोधली पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 2022 में एग्ज़ाम होने वाले उन परीक्षार्थियों के लिए नए सिरे से फिर से कोर्स शुरू कर दिया गया है, बिल्कुल मुफ्त। और आप लोग सभी को इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश की वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो क्लास 10 की हो या 12 की हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपके अगर किसी सहपाठी और आपके दोस्त जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या क्लास 12 में हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो लाभान्वित हो सके। तो पहले पाठ में हम लोग, इससे पहले आप सिलेबस जो है आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, सिलेबस का वीडियो अपलोडेड है। और उसके बाद चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले लेखक के बारे में जान जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आप लोग जानते ही हैं। बिहार बोर्ड जो है 50% क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछता है, MCQ पूछता है, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। और उन 50 प्रश्नों में आपको एग्जाम में परीक्षा में 60 प्रश्न दिए जाते हैं। उसमें से सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना पड़ता है। तो ज़्यादातर प्रश्न जो हैं पाठ के लेखक से आते हैं कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ। जैसे पहला प्रश्न आ सकता है, श्रम विभाजन जाति प्रथा लेखक के नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ज़्यादा देर ना करते हुए लेखक के बारे में जान जाते हैं और उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार का क्या क्या कृतियाँ किया, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर मदद हो सके। वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, ताकि आपको एक एक नंबर का यहाँ से नॉलेज मिलते रहे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा जो है, सॉरी यहाँ पर 6 लिखा गया, शिक्षा होनी चाहिए थी। तो इनकी उच्चतर शिक्षा के बाद ये न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए, और फिर लंदन इंग्लैंड चले गए। और इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। रचना है एनालिसिस ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया, हु आर क्षुद्रज, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स हु आर दे, इत्यादि बहुत सारी किताब लिखी हैं। आज का जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये एक हिंदी रूपांतरण है, यानी हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, और वो किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा। यानी ललई सिंह यादव के द्वारा ये हिंदी रूपांतरण जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स। अब ये मूलतः लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है इंग्लिश की बुक से, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट है। और एनालिसिस ऑफ कास्ट भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, और उसी का हिंदी रूपांतरण श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसको लिखा है ललई सिंह यादव ने। अब थोड़ा बात जान जाते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक भाषण है, एक स्पीच है, और ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 में लाहौर में
लाहौर में इन्होंने एक भाषण के रूप में जाति पाति तोड़क सम्मेलन, लाहौर में उस समय जाति पाति तोड़क सम्मेलन हो रहा था, कब? 1936 में। तो उन्होंने अपने उस अध्यक्षीय यानी इनको उस समय अध्यक्षता के लिए एक भाषण दिया गया था। भाषण कहने के रूप में इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तैयार किया था कि इस पर भाषण देंगे, बोलेंगे। लेकिन इस भाषण का अच्छा से रूपांतरण मतलब अच्छा से वहाँ नहीं हो पाया, इसीलिए इन्होंने वहाँ जितना हो सका इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर किया। बाद में सभी लोगों को समाज में बातें करने के लिए, फैलाने के लिए इन चीज़ों को ललई सिंह यादव ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को रूपांतरण करके सभी के बीच लेकर आए। तो ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनसे ऑब्जेक्टिव बना अंबेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा जो है उच्च स्तर कहाँ कहाँ हुई, उनके रचना क्या है। ये पाठ जो है कहाँ से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या पाठ है? तो ये भी पूछा जाता है कि कहानी है कि क्या है? तो ये भाषण है, निबंध है कि भाषण है? तो भाषण है। ये भाषण कहाँ दिया गया? तो लाहौर में दिया गया। कब दिया गया? तो 1936 में दिया गया। अब इसका हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, और चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो लेकर आएंगे, और उसके बाद इसके लघु, अति लघु जो भी प्रश्न बनने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो के लिए वेट करना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और डेली आपको हर वीडियो का मिलते रहेगा। इससे पहले हम लोग इंग्लिश का पाठ्यक्रम शुरू कर चुके हैं और वीडियो अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी में अंबेडकर का भाषा शैली अंबेडकर की जो थी वो मूल्यतः अंग्रेजी थी, ठीक ना, और उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में प्रश्न, हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण साहित्य, जितना उन्होंने साहित्य किया, जितना ये सब लिखा गया उनके साहित्य, ये सब किसके द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा? तो कल्याण मंत्रालय द्वारा। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इतना सारा जाने। और अंतिम प्रश्न आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ये प्रश्न तो मोस्टली जो होता है हर बार जन्म से और मृत्यु, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। तो दिसंबर 1956 में बाबा साहेब का, संविधान निर्माता जी का दिल्ली में निधन हो गया। कब? 1956 में। कहाँ निधन हुआ? तो दिल्ली में। कब? तो 56 में, 1956 में माय डियर फ्रेंड्स इनका निधन हो गया। अब हम लोग पाठ परिचय शुरू करते हैं और पाठ के बारे में जानते हैं कि लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्या कहना चाहते हैं। इस सबसे पहले हम लोग 2 लाइन में जान जाए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने को मिलेगा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में श्रम विभाजन जो है जाति प्रथा पर होती है। प्राचीन समय में जाति प्रथा पर किस प्रकार लोगों को श्रम विभाजन होती है और लोगों को कामों को बांटा जाता है, उस चीज़ को आज पढ़ने को मिलेगा। तो लेखक के अनुसार लेखक सोचते हैं कि आज समाज में कई लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को सिर्फ बढ़ावा देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो क्षत्रिय हैं, इन्हीं सब चीज़ों का बढ़ावा देते हैं। क्योंकि हमारे लेखक जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो दलित परिवार से संबंध रखते थे, छोटी परिवार से संबंध रखते थे, और समाज में बहुत सारी उस समय कुप्रथाएं जो है चल रही थी। छोटे लोगों को अच्छे से सम्मान नहीं दिया जा रहा था। तो इसीलिए लेखक को सोच रहे थे कि आज समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जातिवाद देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता है। यानी आज के समाज में लोग जो हैं, लोगों को श्रम जो है उनकी काम उनकी जाति के हिसाब से करते हैं, किंतु श्रमिकों का विभाजन जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन
जातीयता पर, यानी श्रमिकों जो मजदूर हैं उनको विभाजन जो है जातीयता पर, जाति पे नहीं होनी चाहिए। ये छोटी जाति का है तो यही लेबर का काम करेगा, ऐसी बात नहीं है कि वही लेबर का। इसमें क्या बात है, जातीयता क्यों कही गई है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जिनके पास उनके पास कौशल होता है, कुशल होता है, उनके पास स्किल होता है कुछ करने का, लेकिन वो क्या करते हैं कि जाति ये हुई, कितना भी पढ़ा लिखा है, दूसरा काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, लेकिन नहीं, वो इस जाति का है तो यही काम करेगा। इसीलिए लेखक का कहना है कि जातीयता के आधार पर नहीं होनी चाहिए। जातिगत विभाजन में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न होती है जो भारत के अलावे अन्य देशों में नहीं पाई जाती। लेखक कहता है कि जातिगत विभाजन जो है ऊंच नीच की भावना है, यानी इसमें ऊंच नीच होता है। आप अगर सोचिए कि अगर किसी चीज़ में कोई पद पे बैठा है और वो ऑफिसर है और छोटा है तो उस चीज़ में वो सोचता है, तो वैसे ही जातिगत में लोग सोचते हैं, ऊंच नीच की भावना आती है। और ये सिर्फ भारत में ही है। भारत में अनेक प्रकार की छोटी छोटी जातियाँ उनमें सिर्फ आती हैं, लेकिन अन्य देशों में नहीं आती, क्योंकि लेखक जो है शुरू से ही न्यूयॉर्क अमेरिका और लंदन इंग्लैंड में अपना जो है जीवन शुरुआती का यापन कर लिया। तो बहुत सारे देशों में देते हैं कि सिर्फ ईसाई क्रिश्चियन होते हैं, ऐसी सारी उनकी जातियाँ चलती है और उनमें भेदभाव ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा देश है ज़्यादा जिनमें जातिगत से भेदभाव होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक कहते हैं आज श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यानी श्रम विभाजन उसका काम जो है किसी भी जाति का हो और उसका काम जो है उसकी रुचि पे नहीं है, यानी उसकी पसंद की नहीं है। जो जाति है वही काम करता है, यानी उसकी रुचि के लिए काम नहीं है। व्यक्ति के लिए कार्य का निर्धारण जाति के आधार पर गर्भधारण के समय ही कर दिया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति जन्म लेने वाला है और किसी माँ की कोख में और गर्भ में अगर वो जैसे ही जन्म लेने वाला है और किसी जाति से संबंध है तो उसका काम उसी समय निर्धारण हो जाता है कि ये इस जाति से छोटी जाति में जन्म लेता है तो ये क्या करता है। और उसी समय से जन्मजात से ही कार्य से बंधकर श्रमिक आधुनिक समय अनुसार कार्य कुशल नहीं हो पाते, और शुरू से ही उसके दिमाग में और बहुत सारी चीज़ों से उसको बांध दिया जाता है कि आप ये हैं तो आप ये चीज़ करेंगे। इसीलिए वो अपने दिमाग में दूसरा उसका चीज़ नहीं आ पाता और उसका कार्य कुशलता जो होते वहीं पर मर जाती है। अब कहते हैं कि सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण हेतु व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित किया जाए जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अब सक्षम यानी जो लोग वैसे हैं, जो लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, कुछ कामों को जानते हैं, जिनके पास कुशल है उस काम करने का, तो अपने से पेशा यानी जो भी कमाने का धंधा है, रोजगार है, वो अपने से कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। उनको मतलब कोई भी नहीं कहे कि आप इस जाति से तो आप यही कार्य करेंगे। उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक विकासशील एवं परिवर्तनशील होने के चलते मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इतना मिलनी चाहिए उद्योग धंधे की प्रक्रिया में कि इस तकनीक विकासशील में कि उसको इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि बाद में वो काम नहीं आए तो फिर उसको बदल ले, इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब इतने में क्या होगा कि ताकि भूखे मरने की परिस्थिति से जूझना नहीं पड़े। अब किसी काम को करने के लिए लोग बहुत सारे चीज़ करते हैं, अब उस चीज़ में अगर उसको दूसरा कार्य आता है तो नहीं कर सकता, यही करेगा। मान लीजिए उस काम में उसको पैसा नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं हो कमाई हो रही है, तो क्या होगा, भूखे मरेगा। इसीलिए वो कार्य को, मनुष्य को पेशा बदलने की आज़ादी होगी तो बदल के फिर से कमा लेगा। तो ऐसी सारी चीज़ है। और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी को बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। जाति प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी है। जो लोग के पास अगर आपके पास कोई कार्य करने की क्षमता है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करने दिया जा रहा, आप उस काम को करेंगे और उस काम में लाभ नहीं है, तो क्या इससे क्या होगा, बेरोजगारी होगा, आपके पास पैसे की कमी होगी, और पैसे की कमी होगी तो आप भूखे मरने लगेंगे। तो बहुत सारा चीज़ जो है इस जाति प्रथा के कारण ही भारत में बेरोजगारी का बढ़ाने का एक प्रमुख कारण है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी
जाति तथा कई गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रथा में व्यक्ति की रुचि का कोई महत्व नहीं दिया जाता, यानी इस प्रथा में व्यक्ति की क्या रुचि है, क्या करने का मन है, कोई महत्व नहीं दिया जाता। लोगों का अरुचि तथा व्यवस्थापूर्ण करना गरीबी की अपेक्षा अधिक दुखदायी समस्या है। बहुत सारी समस्या आती है, गरीबी से भी ज़्यादा समस्या आती है। जाति तथा मनुष्य की प्रेरणा, कुशलता और आत्मशक्ति का दमन कर सामाजिक नियमों में बांधकर उसे निष्क्रिय बना डालती है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इतनी सारी चीज़ों से कि मनुष्य की प्रेरणा और बहुत सारी चीज़ें भी इस तरह बांध कर रख दी जाती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता, और उस आर्थिक पहलू से, पैसे से भी जाति प्रथा, ये सब सारा चीज़ जो है हानिकारक प्रथा है। यानी जाति प्रथा अगर कर रहे हैं तो बहुत सारा चीज़ से इससे हानि हो रहा। लेखक कहते हैं कि मेरे अनुसार, अगर लेखक के अनुसार आदर्श समाज यानी एक अच्छा समाज की अगर सोचा जाए तो इस आधार पे होनी चाहिए कि जिसमें स्वतंत्रता हो, जिसमें आज़ादी हो, समानता हो, यानी सारे भाइयों में जो भी किसी जाति के हो बराबरी का हो, भाईचारा हो, सभी भाई लोग रहें, ताकि भाई रहेंगे तो ना ही किसी से झगड़ा होगा और ना ही ऊंच नीच की बात आएगी। सभ्य समाज में सभी वर्गों का हित निहित हो, यानी एक ऐसा समाज, सभ्य समाज जिसमें सभी वर्गों के जो भी लोग वर्ग हैं, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, उच्च वर्ग, स्वर्ण वर्ग, जो भी लोग हैं सारे लोग एक समान रहे, दोनों का हित यानी एक दूसरे के समान उसके सारा चीज रहे, ऐसा लेखक की अनुसार है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र, क्षमता और भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया है। वो कहते हैं कि इसमें एक स्वतंत्र लोकतंत्र यानी सारे लोगों का एक ऐसा स्वतंत्र लोकतंत्र होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि वो स्वतंत्र रहें, समता हो उनमें, बराबरी का हो और भ्रातृत्व की भावना हो, यानी बहुत ही भाईचारा का हो। इसमें सबकी सहभागिता और बहुविधि हितों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें यानी सभी की सहभागिता, यानी सभी लोग आए, पार्टिसिपेट करें, सभी लोग भाग लें और सारे चीज़ों में उनका हित हो। उन्होंने इतना तक कहा, उदाहरण के स्वरूप में समझाने के लिए, कि दूध पानी के मिश्रण की तरह ही हमारा लोकतंत्र है। यानी इतना अच्छा है, दूध पानी की तरह रहना है कि दूध पानी में, जब दूध में अगर पानी अगर मिले तो पता नहीं चलता कि वो पानी है कि क्या है। इस तरह ही हमारा भी लोकतंत्र ऐसा ही है। तो ठीक उसी प्रकार इस जाति में भी लोग वैसे ही रहें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्र को भी जो आपके वर्ग में पढ़ता हो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग इसका प्रश्न का MCQ प्रश्न लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। तो सारे प्रश्नों का, सारे चैप्टर का क्रमबद्ध सीरियल वाइज से आपका ऐसे ही व्याख्या और उसके वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न हैं उनका और जो भी लघु प्रश्न है पूरी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल मुफ्त। बस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो जो भी आने वाला है आपको समय समय पर मिल जाए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।